Hello students, good morning, good afternoon, good evening according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Souvenir. Today I am present here with a new topic from the book of class 10. I have taken this chapter number 10, the sermon at Banaras, on the request of one of my students. So chapter number 10, the sermon at Banaras. Okay. Use a dictionary or ask for your teachers help as you discuss following questions in groups. यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। इन ये जो वर्ड्स दिए गए ना, इन जो क्वेश्चंस दिए गए ना, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए पूछा गया व्हाट इज़ अ सरमन। सरमन क्या होता है? तो सरमन क्या होता है मैं बताता चल रहा हूँ कि सरमन एक स्पीच होता है जो कोई सेंट देता है। सेंट मीन्स साधु या कोई भी रिक्लूज पर्सन, सन्यासी, साधु, संत जो अपना स्पीच देते हैं उन्हीं को सरमन कहते हैं। इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और टॉक? यस, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। लेक्चर या किसी टॉक से बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल होता है। कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज इन अ नेगेटिव वे और एज अ जोक? ये जोक की तरह यूज़ नहीं होता है और हमेशा ये पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, निगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाता है। और एज इन माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन इन ऑन टाइम। देखिए याद रहे कि ये जो आपका सरमन है, सरमन एक रिलीजियस स्पीच होता है, इसमें निगेटिविटी की बात तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, इसलिए निगेटिव वे तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ लिखा है माई मदर्स सरमन, एग्जाम्पल दे के बताया, क्या हुआ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये डिफरेंट है क्योंकि ये सरमन जो है, ये सरमन यानी जो स्पीच है वो दिया गया था बुद्धा के द्वारा, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा। ओके, find out the meanings of the words and phrases given in the boxes. Okay, given in the boxes. Afflicted with, lamentation, be composed, procure, desolation, be subject to. देखिए afflicted with means होता है, अब देखिए इसकी मीनिंग जो है डिफ़र कर सकती है, यानी कि जितने भी हैं आपके पैसेज और पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में डिफ़र कर सकती है। मीनिंग तो सारे सबकी मैं बता देता हूँ, लेकिन उस जो आपका पैराग्राफ आएगा, जो लाइन आएगी, उस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग आएगी वो मैं बाद में बता दूंगा। अफ्लिक्टेड विद मीन्स होता है किसी चीज़ की मुसीबत में होना या परेशानी में होना। बी कंपोज मीन्स होता है जैसे क्रिएटेड, जब आप कोई चीज़ बना ली जाती है उसे कंपोज कहते हैं। और डिजोलेशन मीन्स होता है जहाँ पे बिल्कुल सुनसान होता है, उसे डिजोलेशन कहते हैं। लेमेंटेशन मीन्स होता है विलाप, यानी रोने को कहते हैं। प्रोक्योर मीन्स होता है दलाली करना होता है, सही मायने प्रोक्योर का मतलब होता है दलाली करना, लेकिन आगे चल के क्या होता है उसके रेफरेंस में बात करेंगे। बी सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ का विषय होना या टॉपिक होना। आगे चलेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या माउंट पर कभी आपने सरमन सुना है? यानी सरमन मीन्स स्पीच, में बार बार बता रहा हूँ। हु डिलीवर्ड इट? किसने डिलीवर किया? अगर आपने माउंट पर, किसी पर्वत पर, पहाड़ पर कभी किसी साधु द्वारा स्पीच को अगर सुना है तो वो किसने डिलीवर किया, नहीं वो स्पीच किसने दी है? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस? अगर आपको पता है तो उनमें से एक कोई सेंट है या कोई है जो इन्होंने बनारस में एक स्पीच दी थी, वो कौन थे? आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, वो लॉर्ड बुद्धा थे। देखिए आगे हम लोग पैराग्राफ पे आ गए हैं, पैराग्राफ से पढ़ते हैं तो और ज़्यादा इसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 BC में पैदा हुए थे और 483 BC में मर गए। याद रखिएगा BC हमेशा उल्टा चलता है, यानी कि देखेंगे आप 563 बड़ा है, 483 छोटा है, जबकि इंसान जब मरता है तो उसकी डेट जो आगे बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन इसमें BC में उल्टा होता है उसका। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था। इनकी जिंदगी की शुरुआत जो हुई थी सिद्धार्थ गौतम, वैसे तो नाम था सिद्धार्थ, तो पूरा नाम यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम दिया है। इनकी जो शुरुआत हुई थी, यानी ये राजकुमार थे और इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ओके, इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में ये इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो रह रहे थे एट 12 और 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, यानी उनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया, शिक्षा के लिए। इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स,
यानी कि जो स्कूलिंग इनकी होनी थी वो किस में, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स में। अब ये क्या होता है, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, और स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है वो ऐसी किताबें या लेख जो जैसे रिलीजियस होती हैं, यानी कि सैक्रेड का मतलब पवित्र होते हैं, जैसे कुरान, गीता, बाइबल, इन सबको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। ओके, तो वो हिंदू मैथोलॉजी की हैं जो पवित्र ग्रंथ, हिंदू मैथोलॉजी का जो पवित्र ग्रंथ है उसके बारे में उसकी स्टडी करने के लिए उनको स्कूल भेजा गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद, ही रिटर्न होम, वो घर वापस आए, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक प्रिंसेस से उनकी शादी हो जाती है। दे हैड अ सन, उनको एक बेटा हुआ था, एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 साल तक रहे एज बेफिटेड रॉयल्टी। बेफिटेड मीन्स होता है अप्रोप्रिएट, यानी अनुकूल होना, जैसा उनके रॉयल्टी, उनकी शाही घराने के हिसाब से जैसा अनुकूल रहा, वे 10 साल तक रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और लगभग जब उनकी उम्र 20 यानी 25 साल हो गई, तो द प्रिंसेस हैड फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि राजकुमार को शील्ड कर दिया गया था। शील्ड में जानते हैं, शील्ड का मतलब होता है ऊपर कवर डाल देना, कहाँ से, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो पीड़ा है, संसार की पीड़ा है, दुख दर्द से उनको मतलब उनको कवर कर दिया गया था। अर्थात यानी यूँ कह लें कि दुनिया का कोई भी दुख दर्द इन्होंने देखा और झेला नहीं था। और वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, लेकिन एक बार होता क्या है, जब वे एक बीमार आदमी से मिलते हैं, जब वो हंटिंग पे जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं, तब उनकी मुलाकात अचानक से, एक चांस होता है कि मुलाकात हो जाती है एक सिक मैन से, यानी एक बीमार आदमी से। फिर देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़े आदमी से। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तब एक ऐसे जुलूस से जिसमें एक लाश ले जाई जा रही थी। फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स होता है एक ऐसा काफिला जिसमें लाश आगे की चलती है और पीछे लोग चलते हैं, तो उसी को फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं, जहाँ पे जलाने के लिए ले जाते हैं डेड बॉडी को। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग, फाइनली के अंत में क्या होता है, एक मॉन्क होता है जो भीख मांग रहा होता है। बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है भीख, वो भीख मांग रहा होता है। और दीज साइड्स सो मूव्ड हिम, और ये जो दृश्य थे ना, उनके दिलों को हिला दिया, यानी कि मूव कर दिया। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। तब क्या हुआ, इन दृश्यों को देख करके उनका दिमाग और दिल पूरी तरह से हिल गया, और फिर वो तुरंत जो है निकल पड़े, यानी महल छोड़ दिया और चले गए कहाँ, वर्ल्ड, दुनिया में निकल गए, यानी संसार में निकल गए। और किस चीज़ की तलाश में, टू सीक एनलाइटमेंट, यानी कि प्रकाश, ज्ञान की प्रकाश की तलाश में निकल पड़े, कंसर्निंग द सॉरोज, और ऐसा ज्ञान जो दुख दर्द को भी हमें बताए। ही हैड विटनेस, और जो वो सॉरोज, दुख दर्द, यानी कि बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी और मरा हुआ आदमी, इन सब को और भीख मांगने वाला जो मॉन्क था, इन सब को देख करके उनका दिल द्रवित हो उठता है, और कहते हैं ऐसे दुख दर्द को जो उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किया था, यानी देखा था, वो चाहते हैं कि वो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। आखिर इस दुनिया में गम, दुख का सही मायने में कारण क्या है, और दुख किसको किसको आता है। आगे चलते हैं। ही वांडेड फॉर 7 years, वह 7 साल तक भटकते और टहलते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फिर अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। वेयर ही वाउड टू स्टे, जहाँ पे वो कसम खाते हैं, टू स्टे, स्टे मीन्स ठहरने के लिए, ठहरने मतलब रुकने के लिए। अनटिल एनलाइटमेंट के, कब तक, जब तक उनको प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं आ जाता है, यानी जब तक उनको ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक वो पेड़ के नीचे ठहरे रहते हैं। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद, एनलाइटेंड यानी कि एनलाइटेंड मीन्स होता है प्रकाशित, लेकिन यहाँ ज्ञान से प्रकाशित। ही रिनेम्ड द ट्री बोधि ट्री, और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो उस पेड़ का नाम रखते हैं बोधि ट्री, जिसे हम ट्री ऑफ विजडम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पेड़ जो बुद्धिमत्ता का पेड़ है, उसका नाम दिया था गौतम बुद्ध ने। एंड बिगेन टू टीच, और फिर क्या किया, टीच करना शुरू कर दिया, यानी पढ़ाना, लोगों संसार को बताना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, जब अब उनकी जो है लाइफ के बारे में एक नई समझ डेवलप हो गई, उसको बताना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उस पॉइंट तक तो वो
बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे थे। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। द अवेकेंड मीन्स क्या होता है, जिसको अवेकेंड मीन्स होता है जागृत होना, यानी अब जाग गए, यानी कि इसका मतलब पहले उनको नॉलेज नहीं थी, अब उनको ज्ञान हो गया है। और द एनलाइटेंड, अब वो प्रकाशित, यानी उनको अब ज्ञान का प्रकाश मिल चुका है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपना पहला जो है भाषण जो दिया था, एक रिलीजियस स्पीच जो दिया था, सरमन मीन्स क्या होता है, रिलीजियस स्पीच, कहाँ पे, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। मोस्ट हॉली मीन्स क्या होता है, सबसे ज्यादा पवित्र, और ऐसे ऐसे स्थानों में जो डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स हैं, यानी कि डिपिंग मीन्स होता है जहाँ पे हम डुबकियाँ लगाते हैं, यानी कि जहाँ पे यूँ कह लें कि डिप मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसकी मीनिंग दिया हुआ है। डिपलिंग प्लेस मीन्स होता है बाथिंग। हाँ, डिपकियाँ लगाने का मतलब समझ गए ना, जहाँ पे लोग जाते हैं सैक्रेड रूप से, ये कह लेते हैं पवित्र रूप से नहाने के जाते हैं, जैसे हरिद्वार चले गए, बनारस चले गए, या ऐसे सरयू नदी में जहाँ पे लोगों की आस्था का विषय होता है, ऐसी नदियाँ या पानी का वह स्थान जहाँ पे आस्था का विषय होता है, लोग जाते नहाते हैं। तो ऐसे स्थानों में वो क्या था, बनारस वो उनमें से एक था। और दैट सरमन हैज़ बीन प्रेजर्व्ड, और वो स्पीच जो है प्रिजर्व कर लिया गया है, यानी संरक्षित कर लिया गया, यानी बड़े सेफली रख लिया गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया जा रहा, दिया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम, और ये बुद्धा की विजडम यानी उसकी उनकी अक्ल को दिखाता है, अक्ल को बताता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। याद रहे कि उनकी बुद्धा की विजडम को रिफ्लेक्ट करता, प्रतिबिंबित करता है, और वो भी इनस्क्रूटेबल। देखिए याद रहे, इनस्क्रूटेबल मीन्स क्या होता है, ये वर्ड बना है स्क्रूटनी से। स्क्रूटनी मीन्स होता है जांच करना, परख करना, और इनस्क्रूटेबल मीन्स जिसकी जांच परख ना की जा सके, यानी कि जो समझ में ही ना आए। जब जांच, जिसको हम जांच ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी हम जांच नहीं कर सकते, समझ नहीं पाते, तो अनअंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो अनअंडरस्टैंडेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी ऐसी पीड़ा और दर्द और दुख जिसके बारे में एक आम इंसान बड़ी बारीकी से नहीं समझ सकता है, तो बुद्धा की उस बुद्धि के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। ओके, देखिए इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग की मीनिंग देखिए दिया हुआ है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी वो चीज़ जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, उस तरह की सफरिंग है। आइए देखिए यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है, एक स्टोरी एक दी हुई गई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किस्सा गौतमी, एक गर्ल का नाम है, उसका एक बेटा था। तो किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। ध्यान दें कि किस्सा गौतमी, अब उसका एक बेटा मर जाता है, तो वो गौतम बुद्ध के पास फाइनली पहुंचते ही हैं, और वो कहती है हमारे बेटे को जिंदा कर दीजिए, लेकिन जिंदा तो नहीं हो पाता है गौतम बुद्ध, लेकिन अपनी प्रीच से उसको समझा देते हैं यही ज़िंदगी की हकीकत यही है, ज़िंदगी की यही सच्चाई है। आइए हम लोग चलते हैं आगे। इन हर ग्रीफ, अपनी ग्रिफ में, ग्रिफ मीन्स क्या होता है, शोक में या गम में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, उस मरे हुए बच्चे को ले गई टू ऑल हर नेबर्स, अपने सारे पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, वो मांग कर रही थी कि कोई मेडिसिन दे दे, कोई दवा दे दे, मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने क्या कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपना सेंस खो दिया। सेंस मीन्स क्या होता है, समझने की शक्ति खो दी है, समझ नहीं पा रही, बेचारी पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़का मर चुका है। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन, फिर क्या होता है, किस्सा गौतमी जो है की मुलाकात हो जाती है एक आदमी से, हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जब किस्सा गौतमी ने उससे रिक्वेस्ट की, उससे निवेदन किया कि मेरे बेटे को बचा लो या मेडिसिन की कोई बता दो, तो उस आदमी ने उसके रिक्वेस्ट का जवाब दिया, उत्तर दिया, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, फॉर दाई चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं जानता हूँ एक फिजिशियन, यानी फिजिशियन मीन्स होता है डॉक्टर, एक डॉक्टर है जो दवा दे सकता है। अब फिजिशियन कौन है, अब आप समझ सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, गर्ल ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है, ज़रा बताएं वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू साक्य मुनि, जाओ साक्य मुनि के पास चले जाओ, जिसका नाम द बुद्धा है। तो किस्सा गौतमी रिपेयर्ड देखिए यहाँ पर जो है वर्ड यूज़ किया गया है, कह सकते हैं स्टाइलिस्टिक यूज़ है। रिपेयर्ड मीन्स होता है वेंटू, तो किस्सा गौतमी वेंटू मीन्स गई
कहाँ? द बुद्धा, बुद्धा के पास, एंड क्राइड, और उन्होंने चिल्ला के कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, हे स्वामी और मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवा दे दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे मेरे बेटे का इलाज कर दे। क्योर मीन्स होता है इलाज करना, यानी ठीक हो जाए, जैसा ऐसी दवा दे तो मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर वो ले आओ, क्या? सरसों का बीज ले आओ, सरसों ले आओ एक मुट्ठी। तो एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, अब वो क्या थी, लड़की एकदम बड़ी खुशी में थी, प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, अब प्रॉमिस टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था दलाली करना, लेकिन यहाँ पर जो है ये वो चूंकि लड़की समझ चुकी थी, अब वो लड़की को ये पता था, इतनी खुशी में डूबी हुई थी कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा। तो प्रोक्योर का मतलब होता है, जिसे चूंकि प्रॉमिस तो किया था उसने कि हाँ ले आओ मुट्ठी भर सरसों लेके आओ तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा, तो ये भाई प्रॉमिस है, हाँ मैंने प्रॉमिस करता हूँ ठीक हो जाएगा। तो टू प्रोक्योर इट का मतलब होता है यहाँ पर ट्रीटमेंट करना, इलाज करना। तो वो चूंकि वादे के हिसाब से वो इलाज करने के लिए इलाज का जो सोल्यूशन निकल गया, तो वही है, अपनी खुशी में थी, और इलाज का जो सोल्यूशन निकल जाने के बाद फिर इसके बाद क्या होता है, द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, और वो जो सरसों का बीज ना, वो कहाँ से लिया जाना चाहिए, उस घर से लिया जाना चाहिए, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ पे किसी ने भी अपने बच्चे को ना खोया हो, हस्बैंड यानी पति को ना खोया हो, पेरेंट अपने किसी माता या पिता में से किसी को भी ना खोया हो, और फ्रेंड अपने दोस्त को भी ना खोया हो, यानी मरे ना हो, ऐसे किसी घर से सरसों लेके आओ। ये बहुत बड़ा सवाल था, सारा सॉल्यूशन ही निकल गया वहीं पे। यानी कि यूँ कह लें कि जाहिर सी बात है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके माँ बाप न मरे हों, कोई जिसके दादा न मरे हों, जिसके भाई दोस्त न मरे हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, अपोर किस्सा गौतमी बेचारी क्या है, एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर, मतलब जाती रही, और लोग क्या करते रहे, उस पर पीटी करते रहे। पीटी का मतलब होता है दया दिखाना होता है पीटी, लेकिन उसको मिजरेबल कंडीशन में देखना। तो फिर क्या हुआ, हेयर इज मस्टर्ड सी टेक इट बट व्हेन शी आस्क्ड, तो उनमें से किसी ने कहा कि यहाँ पे उस घर में से कई घर गई बेचारी, तो घर में कई घरों में से एक घर के किसी मेंबर ने कहा लो यही मस्टर्ड सीड है ले लो। तो लेकिन इसके बाद वो कहती है व्हेन शी आस्क्ड, जब उसने ये कहा कि डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई बेटा बेटी बाप या माँ आपकी फैमिली में कभी मरा है? दे आंसर्ड हर, तब उन्होंने उसका जवाब दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, एंटीथेटिकल सेंटेंस है, इसको एंटीथेसिस कहते हैं डियर इस डिवाइस को। द लिविंग आर फ्यू, यानी कि जो जिंदा हैं वो बहुत कम है। एलास मीन्स होता हाय या दुख की बात है कि जिंदा तो है लेकिन कम है, बट द डेड आर मेनी, लेकिन मरे हुए लोगों की संख्या बहुत है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमें याद मत दिलाओ हमारे उस गहरे घाव, सबसे गहरे घाव के बारे में, गम के बारे में, जो हमारे माँ बाप जो भी उनके रिलेटिव्स मरे हुए हैं। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, कोई घर तो नहीं था लेकिन ये ज़रूर था, कोई घर उसको नहीं मिला जहाँ पे कोई मरा ना हो, मतलब कोई शख्स ऐसा ना हो जो कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे वो पहुँची हो और कोई शख्स मरा ना हो, ऐसा नहीं था। एंड देयर वाज नो हाउस, यानी कोई भी घर नहीं था, बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन ये कन्फर्म था कि ज़रूर उसका कोई ना कोई प्यारा, आंखों का प्यारा जो है ज़रूर मरा होगा। यानी कि घर तो मिल तो बहुत गए, बात समझ में आ रही है, घर तो बहुत मिल गए, कोई घर तो मिल गए लेकिन सारे घर में कोई ना कोई मरा था। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब किस्सा गौतमी बेचारी क्या होती है, वेरी मतलब थक जाती है और होपलेस हो जाती है। होपलेस मीन्स होता है निराश, एकदम निराश हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और फिर किनारे बैठ जाती है, एक रोड के किनारे बैठ जाती है और शहर के उन लाइट्स यानी कि जो बत्तियां जो जल रही होती है उसको देख रही होती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वे क्या करती थी, लाइट्स क्या करती थी, फ्लिकर अप करती थी। फ्लिकर मीन्स होता है लुपलुपाना, तो ऊपर नीचे लुपलुपाती थी और फिर क्या होती थी, एक्सटिंग्विश्ड अगेन यानी कि बुझ जाती थी।
एट लास्ट, और अंत में क्या होता है, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, यानी अंत में डार्कनेस हो जाती है, रात का अंधेरा अंधेरा हर जगह हो जाता है। रेन मीन्स होता है शासन करना, रात जो हर जगह शासन करने लगती है, इसका मतलब है कि हर जगह रात ही रात हो जाती है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन, फिर इसके बाद वो सोचने लगती है इस इंसान की किस्मत के बारे में, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि क्योंकि इंसानों की ज़िंदगी क्या करती है, फ्लिकर अप करती है, मतलब लुभलुभाती, एंड आर डिस्टिंग्विश अगेन, फिर वैसे बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने खुद को सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रेव, मैं कितना सेल्फिश हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए इतना प्यारी, मतलब बेटे के लिए इतना सेल्फिश हो गई हूँ कि मैं अपने गम में कि मैं अपने बेटे को चाह रही हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, ये मौत तो सबके लिए सामान्य है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, देखिए लिटरल मीनिंग है, वैली मीन्स घाटी होता है, अब डेजोलेशन मीन्स होता है अकेला या सुनसान चीज़ की घाटी, यानी डेजोलेशन का वैली ऑफ डेजोलेशन का मतलब होता है, देखिए मीनिंग यहाँ पर दी गई है कि एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सॉरो, यानी कि एक एरिया जहाँ पे सिर्फ सॉरो ही सॉरो है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज अ पाथ, यानी कि कह सकते हैं कि इस एरिया में जहाँ पे हम डीपेस्ट सॉरो से घिरे हुए हैं, उसमें भी एक रास्ता निकल के आता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो उसे ले जाते हैं कहाँ, इमॉर्टैलिटी की तरफ। इमॉर्टैलिटी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे इंसान मरता नहीं है, उसे इमॉर्टैलिटी कहते हैं। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने सेल्फिशनेस को, अपने स्वार्थ को सरेंडर कर दिया हो, वो इंसान इमॉर्टल होता है, यानी कि वो इंसान मरता नहीं है। ये कहा जाता है कि इंसान अपने आप को मॉर्टल तब कर लेता है जब वो मौत मानता ही नहीं है, यानी मौत को अपना दोस्त मानता है, तो हमेशा जिंदा मिलता है वो इंसान। जूलियस सीजर में एक कोटेशन आता है कि उसमें आता है कि डेंजर नोज फुल वेल दैट वी आर टू ब्रदर्स एंड ही द डेंजर, उसमें यही आता है कि डेंजर जो है, डेंजर में मतलब दोनों भाई हैं, और जो डेंजर है ना, जब भी आएगा वो अपने भाई से पूछ कर आएगा। तो जूलियस सीजर में एक कोटेशन है, तो यानी कि वो कभी अपनी मौत से डरता नहीं है, तो ये है कि वो हमेशा जिंदा रहता है, इमॉर्टैलिटी उसी को, यानी कि एक इंसान जो डर जाता है ना, उसकी मौत पहले हो जाती है। कहा जाता है कि कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर द डेथ एंड वैलिएंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस, है ना। ये जूलियस सीजर में ये भी कोटेशन है कि जो कायर पुरुष हैं वो अपनी मौत से पहले कई बार मर चुके होते हैं, लेकिन एक वीर पुरुष जो अपनी मौत का मजा एक बार चखता है, तो ऐसे लोग इमॉर्टल होते हैं, उनकी स्पिरिट जो होती है इमॉर्टल होती है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, यानी कि जो मॉर्टल्स मीन्स क्या होता है, ऐसे लोग जो यहाँ पे पैदा होते हैं और उनका मरना तय, उन्हें मॉर्टल्स कहते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो होती है इस दुनिया में ट्रबल्ड होती है, ट्रबल्ड मीन्स होता है परेशानियों से घिरी होती है, एंड ब्रीफ और बिल्कुल छोटी होती है ज़िंदगी, एंड कंबाइंड विद पेन, और उसको पेन के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, यानी उसके ज़िंदगी में सुख के साथ जो दुख ज़रूर आता है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, तो इस तरह से जो वो लोग जो इस जहाँ में यानी दुनिया में पैदा हुए हैं, वो डाइंग को अवॉइड नहीं कर सकते, यानी मरने को अवॉइड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि हम नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज में पहुँचने के बाद देयर इज़ डेथ, यानी कि बुढ़ापे में पहुंचने के बाद मौत आ जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, और इस तरह के नेचर के होते हैं कौन, लिविंग बीइंग्स, यानी जो जिंदा होते हैं, यानी जिंदा प्राणी होते हैं, यानी वो प्राणी जितने हम जैसे हम लोग हैं, लिविंग बीइंग्स इसी नेचर के होते हैं। यानी ओल्ड एज होती है, इसके बाद मौत हो जाती है। एज द राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए फल जो होते हैं वो हमेशा गिरने के खतरे में होते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह से हम सभी मानव यानी जो मरने वाले हैं, यानी कि जो मरणशील हैं, हम जैसे लोग, वे जब पैदा होते हैं हमेशा मौत के खतरे में रहते हैं। एज ऑल अर्दन वेजल्स मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन, मेड बाय द पॉटर मीन्स होता है कुम्हार जो बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, यानी कि जो मिट्टी का बर्तन होता है ना,
वाटर तो बना तो देता है, लेकिन उसका जो खात्मा होता है तोड़ने के बाद हो जाता है, यानी कि वो भी टूट करके अपना अस्तित्व खो देता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल। इसी तरह से हम सभी मॉर्टल्स की भी जिंदगी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। वो सारे लोग, चाहे वह मूर्ख हों, चाहे वह जवान हो, चाहे वह बुढ़े हों, चाहे वह एडल्ट हों यानी कि चाहे वो एडल्ट वयस्क हों, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, इन सभी को मौत के शक्तिशाली चंगुल में फंसना ही फंसना है, यानी कि जाना ही जाना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, यानी सारे सब्जेक्ट हैं किस लिए? मौत के, यानी कि सबको मौत के मुंह में जाना है, सबको मौत आनी है। ओके, देखिए आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट का मतलब विषय होता ना, तो यही सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इक्विपमेंट है, एक चीज़ है जो मरने के लिए ही है। ओके, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और उनमें से वो जो डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी कि जो अपनी ज़िंदगी से डिपार्ट करते हैं बाय इसके मौत पर जीत हासिल करके। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बेटा अपनी एक फादर यानी पिता अपने बेटे को बचा नहीं सकता। नॉर किन्समैन दियर रिलेशंस, और ना ही उसके रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, देखिए ज़रा, जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वे देख रहे होते हैं उस डेड बॉडी को और लैमेंटिंग कर रहे होते हैं, मतलब उस विलाप कर रहे होते हैं बड़ी गहराई से, और बहुत ज़्यादा लेमेंटिंग कर रहे होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक एक करके जो मॉडल्स यानी कि हम सारे मानव क्या होते हैं, चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स, ठीक एक बैल की तरह से, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे वो स्लॉटर में चला जाता है। स्लॉटर मीन्स होता है मरने के लिए, यानी कि उसको बूचड़ खाने में कसाई के द्वारा काट दिया जाता है। ठीक उसी तरह से हम इंसानों को भी एक एक करके जाना है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, और इसी तरह से ये पूरी वर्ल्ड जो है अफ्लिक्टेड विद है, यानी कि देखिए अफेक्टेड बाई सफरिंग, डिजीज और पेन, यानी कि अफेक्टेड बाई, ये अफेक्टेड विद क्या होता है? अफेक्टेड बाई डेथ, सफरिंग, या यहाँ पर डेथ वर्ड यूज किया गया, डेथ एंड डीके। ये पूरी दुनिया क्या है? पूरी तरह से अफेक्टेड है, ग्रसित है, किससे? डेथ और डीके से, यानी कि मौत से और अपने विनाश से। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ग्रीव नहीं करते हैं, यानी कि शोक नहीं मनाते हैं या शोक में नहीं रहते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जान रहे होते हैं कि इस दुनिया का यही टर्म्स है, यही एक कह सकते हैं यही टर्म्स होता है, यही कि दुनिया का यही खेल होता है। वो समझते हैं इस खेल को, इसीलिए कभी भी शोक नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना रो करके और ना ही गम मना करके कोई इंसान माइंड यानी दिमाग से कोई शांति पा सकता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, और उसका दुख और बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी बॉडी ज़्यादा सफ़र करेगी, झेलेगी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी बॉडी में। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो अपने आप को क्या कर लेगा? बीमार कर लेगा। पेल का मतलब होता है पीला होना, यानी कि बीमार पड़ जाना। वो अपने आप को बीमार कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, फिर भी जो मरे हुए लोग होते हैं उनको बचाया नहीं जा सकता। बाय हिज लेमेंटेशन, यानी अब उनके रो करके, विलाप करके, यानी कि रो लें, चाहे जितना रो लें, लेकिन फिर भी बचा नहीं सकते। अगर लेमेंटेशन से बच सकता है तो न जाने कितने लोग दिन भर, रात भर, महीनों लेमेंटेशन करने के लिए तैयार हैं। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. वो जो पीस की तलाश करता है, शांति की तलाश करता है, शांति खोजता है, उसे क्या करना चाहिए? उसको एरो निकाल लेना चाहिए। कौन सा एरो? किस चीज़ का एरो? लेमेंटेशन का एरो, कंप्लेंट का एरो, ग्रीफ का। यानी लेमेंटेशन मीन्स होता है विलाप, दुख जताना, एंड कंप्लेंट शिकायत करना, ग्रीफ शोक में रहना। ऐसे नाम के एरो को क्या करना? निकाल फेंकना चाहिए, ताकि उसे जो है शांति मिले। और ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और ऐसे, और वो जो जिसने एरो निकाल लिया हो, यानी कि लेमेंटेशन, कंप्लेंट, ग्रीफ का एरो निकाल लिया हो, एंड हैज़ बीकम कंपोज, और क्या किया हो? बीकम कंपोज। देखिए डियर, यहाँ मीनिंग आ गई है। बीकम कंपोज मीन्स होता है कि हैविंग वंस फीलिंग और एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल, यानी कि किसी भी इंसान के अंदर की वो फीलिंग होना या ऐसी कोई फीलिंग या भावना होना जो कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है, रेस्ट्रेंट में रहता है, उसी को कहेंगे बीकम कंपोज्ड।
तो यहाँ पर जिसने लेमेंटेशन कंप्लेंट ऑफ ग्रीफ नाम के एरो तीर बाण को निकाल लिया हो और फिर वो कंट्रोल में हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मस्तिष्क की शांति पाते हैं, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और वह जो जिसने क्या किया हो, ओवरकम कर लिए, जीत लिया हो ऑल सॉरो, सारे दुख को, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, दुख से फ्री हो जाएगा, दुख से यानी आज़ाद हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और वो हमेशा खुश रहेगा। ओके डियर, this way your chapter gets ended. Thanks for watching this video. See you again in the next video with a new topic.